भाटिया जी के प्रथम, नीचे अलग से लाइन बना के लिखना है भाटिया परीक्षण में ही। भाटिया जी के प्रथम भाटिया जी के प्रथम, बाजिया जी के नहीं हैं, भाटिया जी, भाटिया जी के प्रथम, भाटिया जी के प्रथम, भाटिया जी के। अब सुनो, अब मैं आपको ये 5 टेस्ट समझा रहा हूं, ठीक है? समझाने के बाद सवाल पूछूंगा 10। क्या लाइन पूरी बाद में करवाऊंगा? सवाल कितने पूछूंगा? 10 सवाल पूछूंगा, और 10 सवाल का आप जवाब दे देंगे ना सही सही, फिर इन 10 सवालों को समझाऊंगा, फिर पूछूंगा 2 सवाल, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए? अच्छा, ढंग से समझा रहा हूं, समझ लेना, बुद्धि का मापन। एक परीक्षण था जिसका नाम क्या था? यह ब्लॉक डिजाइन टेस्ट है, ठीक है? यह ब्लॉक डिजाइन टेस्ट कोह ने बनाया था। कोह नामक एक मनोवैज्ञानिक था, उसने बनाया था, और भाटिया जी ने अपने परीक्षण में सम्मिलित कर लिया इसको। अच्छा, इस भाटिया जी के परीक्षण यदि आपको देखने होंगे ना, तो भाटिया जी के परीक्षण आपको किसी भी मनोवैज्ञानिक लेबोरेटरी में मिल जाएंगे। जोधपुर वाली जयनारायण विश्वविद्यालय वाली है ना लेबोरेटरी, उसमें यदि आप जाएंगे तो उसमें आपको ये परीक्षण मिल जाएंगे, वहाँ उसमें परीक्षण पड़े हुए हैं। तो कभी यदि मौका मिले ना तो इन परीक्षणों को जरूर देखना, मनोविज्ञान में आगे बढ़ो तो। अब मैं यहाँ पर आपको डेमो दे देता हूँ, दिखा देता हूँ। एक ट्रे होती है, ट्रे समझ रहे हैं ना? एक ट्रे जिसमें लकड़ी के गुटके होते हैं। बिल्कुल कहूंगा मैं, हाँ आवाज आ रही ना? अच्छा, मैं कह रहा हूं कि एक ट्रे है जिसमें छोटे 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 लकड़ी के गुटके पड़े हुए हैं, अलग अलग आकार के। लकड़ी के गुटके समझ गए ना? छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े, गुटके मतलब टुकड़े, बोले नहीं गुटके नहीं समझे। अरे लकड़ी के क्या पड़े हुए हैं? टुकड़े पड़े हुए हैं। अब देखो होता क्या है, यहां पर मेरे पास वो लकड़ी के गुटके एक उस ट्रे में डाले हुए हैं, मेरे पास 10 चित्र है। मेरे पास एक कार्ड पर एक चित्र बना हुआ है, ऐसे 10 चित्र है। वो चित्र किन से बन सकते हैं? उन लकड़ी के गुटकों से बन सकते हैं। होता क्या है कि एक बालक का इसके द्वारा बुद्धि परीक्षण करते हैं ना, तो एक बालक को वो लकड़ी के गुटके दे देते हैं, वो ट्रे दे देते हैं। फिर इसको मैं पहला चित्र दिखाऊंगा, मैं कहूंगा ऐसा चित्र बना, जैसा इसमें बना हुआ है आकृति में। ऐसी आकृति वो लकड़ी के गुटकों से निर्मित करेगा, बनाएगा ऊपर नीचे रखते हुए। उसके लिए मैं उसको 2 मिनट का समय दूंगा। कितने मिनट का टाइम दूंगा? 2 मिनट का। ध्यान से देखना ना, उसको मैं 2 मिनट का समय दे दिया मैंने। अब मैं उसको कहूंगा कि तू ये बना दे। वो 2 मिनट में एक बना देगा। अगला एक कार्ड को मैंने नीचे रख दिया, दूसरा कार्ड ले लिया। ऐसे कितने बने हुए हैं? 10 कार्ड है। उसे कितने चित्र बनवाऊंगा? 10। उन्हीं गुटकों के वापस उसको बिखेर लिया और उन्हीं गुटकों के दूसरा चित्र, मतलब उसका डिजाइन दूसरा हो जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, यार कह रहे हैं शैक्षिक परिदृश्य के प्रश्न हल नहीं होते हैं, क्या करें? हिंद महासागर में डुबकी लगा के आओ। पढ़ो पहले उसे पूरी। क्या करनी है? पहले उसे पूरी पढ़नी है, फिर उसे याद करनी है, फिर उसे रटनी है, फिर उसे समझनी है। 2 बार पढ़नी है। ऑनलाइन कितनी पढ़नी है? 2 बार पढ़नी है। दोनों बारी एक की स्पीड से पढ़नी है, दोनों बारी नोट्स बनाने हैं, और फिर याद हो जाएगी। कहां चल रहा था रे यार? लकड़ी के गुटके से चित्र बना रहे थे ना। जैसे जैसे ये मैं एक के बाद एक कार्ड आगे दिखाता जाऊं, इन पे क्रम लिखा रहता है कार्डों पर। जैसे जैसे आगे चलेंगे ना, वैसे वैसे उन आकृतियों की कठिनता बढ़ती जाएगी।
जैसे स्टेप बाय स्टेप आगे चलूंगा, आकृतियों की कठिनता बढ़ेगी। पहली से 5वीं तक की आकृति बनाने के लिए मुझे 2 मिनट का समय दिया जाएगा प्रत्येक के लिए। तीसरी 6वीं से लेकर 8वीं आकृति बनाने, 10वीं तक आकृति बनाने के लिए मुझे 3 मिनट का समय दिया जाएगा, क्योंकि आगे आकृतियां थोड़ी कठिन आ जाएगी ना। आपने देखा होगा घर में बच्चे आजकल खेलते हैं तो आते नहीं है क्या, छोटे छोटे ऐसे प्लास्टिक के गुटके से आते हैं, फिर एक साथ में डायरी आती है, उस डायरी में अलग अलग आकृतियां बनी होती है, उनको देखकर वो आकृतियां बनाता है। वो बुद्धि के परीक्षण ही तो है, बालकों की बुद्धि शार्प करने की बात की जा रही है। अच्छा देखिएगा, बालक यदि लगातार दो आकृति नहीं बना पाता है तो उसे उस परीक्षण से बाहर कर दिया जाता है, वापस दोबारा 0 से आना होता है। एक गलती हो जाती है तो उसे माफ कर दिया जाता है, आगे चलता रहता है। क्या ये जो बालक ने बुद्धि परीक्षण किया है, कहो ब्लॉक डिजाइन टेस्ट वाला, इस परीक्षण, ये जो परीक्षण था, ये परीक्षण व्यक्तिगत था, सामूहिक था? कैसा था बताओ? एक समय में एक ही बालक की बुद्धि का मापन हो सकता था ना? अच्छा ये शाब्दिक था, अशाब्दिक? अशाब्दिक। अनपढ़ व्यक्ति भी तो इसको बना सकता है कि नहीं बना सकता है? अच्छा ये गति परीक्षण था, शक्ति परीक्षण? गति परीक्षण, क्योंकि इसमें समय सीमा निर्धारित है, आपको 2 मिनट का समय दिया जा रहा है। गति परीक्षण। अच्छा ये अशाब्दिक है, क्या ये निष्पादन है या नहीं है? निष्पादन। बालक लकड़ी के गुटकों से खुद उस आकृति का निर्माण कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आकृतियां पहचान थोड़ी रहा है, अपने हाथ से कार्य कर रहा है। इसका मतलब पहले परीक्षण की विशेषताएं क्या हो गई? व्यक्तिगत है, अशाब्दिक है, निष्पादन है और गति परीक्षण है। क्लियर? अगला परीक्षण समझाता हूं। अलेक्जेंडर पास ए लॉन्ग टेस्ट। अलेक्जेंडर ने बनाया, भाटिया ने अपने परीक्षण में ले लिया। सेम वही स्थिति है, अंतर सिर्फ इतना सा कि उसमें 10 चित्र है, इसमें 8 ही चित्र है, मेरे पास 8 ही कार्ड है, इतना ही अंतर है। उसमें ट्रे में जो लकड़ी के गुटके होते हैं ना, उसमें बालक उन लकड़ी के गुटकों को उठाकर ऊपर नीचे रख के आकृति बनाता है। इसमें गुटके उठाए नहीं जा सकते, उस ट्रे में एक दूसरे के साथ में पास किए जा सकते हैं, एक दूसरे के सहारे खिसकाए जा सकते हैं, पास एलोंग। समझ रहे हैं ना? एक दूसरे के सारे पास किए जा सकते हैं, आकृति दिखाई जाएगी, चित्र बनाएगा उस गुटकों से, वो आकृति बनाएगा। 1 से 4 के लिए 2 मिनट का समय, 5 से 8 के लिए 3 मिनट का समय दिया जाएगा, और लगातार 2 आकृतियां खराब होते ही उसे परीक्षण छीन लिया जाएगा। समझ गए ना? अंतर कितना हुआ? उसमें गुटके उठा सकता है और उसमें गुटके उठा नहीं सकता, एक दूसरे के पास में खिसका सकता है, अंतर सिर्फ इतना सा है। बताओ ये परीक्षण व्यक्तिगत है, सामूहिक है? शाब्दिक है, शाब्दिक? निष्पादन या नहीं है? निष्पादन। गति या शक्ति? गति परीक्षण। ठीक है? फिर अगला है पैटर्न चित्रण परीक्षण। अच्छा इसमें ज्योमिति आकृतियां होती है, ये किसी को बनाने की जरूरत नहीं होती, ये आकृतियां बनी होती है, जैसे वर्ग, वृत्त, त्रिभुज, आयत वगैरह वगैरह, ये आकृतियां बनी होती है। इसमें भी सेम वही कहानी है, ज्योमिति आकृतियों के 10 कार्ड है। कितने कार्ड है? बालक को अब की बार वो ट्रे नहीं देकर एक पेपर पेंसिल दिया जाता है और बालक से वो चित्र दिखाया जाता है और फिर बालक को कहा जाता है कि ऐसी कैसी आकृति बना। बालक अपने हाथ से उस आकृति को बनाएगा, लेकिन उसमें 2 शर्त होती है। एक तो वो बालक एक बार पेंसिल जहां टिका दी ना, उसके बाद वो पेंसिल को उठा नहीं सकता है, और एक बार जो लाइन बना दी ना, उस लाइन पर दोबारा नहीं जा सकता है। आपने कभी बचपन में बनाया होगा ऐसा? जैसे इस प्रकार का आप लोग चित्र बना रहे हैं, ये समझ पा रहे हैं ना? इस प्रकार के सेम वही कहानी है। 1 से 5 तक के लिए उसे 2 मिनट का समय दिया जाएगा, 6 से 8 के लिए उसे 3 मिनट का समय दिया जाएगा। बताओ टेस्ट व्यक्तिगत है कि नहीं है? शाब्दिक है, अशाब्दिक है? शाब्दिक, अशाब्दिक। अनपढ़ व्यक्ति बना सकता है देखकर। और निष्पादन है कि नहीं है? निष्पादन है। गति है या शक्ति है? गति परीक्षण। देखो लगातार सेम विशेषताएं आती जा रही है। उसके बाद है चित्र निर्माण परीक्षण। अच्छा चित्र निर्माण परीक्षण जो है ना, ये भाटिया जी ने खुद ने बनाया, और इसमें जो चित्र बने हुए थे ना भारतीय दृष्टिकोण के थे, मतलब कुत्तों के, मंदिरों के, भारतीय दृष्टिकोण के चित्र बने हुए थे ना, ये इस प्रकार के चित्र बने हुए हैं। अब इस चित्र में क्या किया जाता? भाटिया ने एक चित्र बनाया,
फिर उस चित्र को अलग अलग जैसे फोल्ड किया, फिर अलग अलग आकृतियों में एक छोटा टुकड़ा एक बड़ा ऐसे ऐसे करके काट के तोड़ दिया, उसको पोस्टर को तोड़ दिया। उसके बाद में सेम वही 1 से लेकर 10 तक कार्ड बने हुए, 10 चित्र है, काफ़ी चित्र है ना। फिर उस बालक को वो चित्र दिखाया जाता है और कहते हैं कि इनमें से वो फ्लैश कार्ड या वो गुटके निकाल, कागज़ के टुकड़े, जिनसे ये चित्र बना दे। वो ढूंढ ढूंढ के उनमें से क्या करेगा, वो चित्र बनाएगा। कहाँ नाक सेट करना है, कहाँ कान सेट करना है, वो सारी चीज़ें है तो सेट होने वाली, लेकिन उनको देख कर बनाएगा। सेम वही 2 मिनट का समय और 3 मिनट का समय उसे दिया जाएगा। आगे बढ़ेगा जैसे जैसे आकृतियों की स्पष्टता बढ़ती, आकृतियों की अस्पष्टता बढ़ती जाएगी, मतलब कठिन होती जाएगी, जटिलता बढ़ती जाएगी। बताओ व्यक्तिगत या सामूहिक, शाब्दिक या अशाब्दिक, निष्पादन या निष्पादन, गति या शक्ति, गति। क्लियर। तात्कालिक स्मृति विस्तार परीक्षण दिया था जेकब ने और इसने अपनी में ले लिया, परीक्षण में ले लिया। जेकब ने तात्कालिक स्मृति विस्तार का परीक्षण करने के लिए, बालक की तात्कालिक बुद्धि का पता लगाने के लिए इसमें वर्णमालाओं का उपयोग किया, हिंदी और अंग्रेजी का। इसमें बालकों के सामने वर्णमाला बोली जाती है, मतलब कुछ वर्णों के कुछ अक्षर बनाए, वो अक्षर बोले जाते हैं, एक बार सीधे बोले जाते हैं, एक बार उल्टे बोले जाते हैं, और बालक को उनको तुरंत दोहराना होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ाया जाएगा उसमें एक वर्ण की बढ़ोतरी होती जाती है, एक एक वर्ण बढ़ाए जाते हैं। कौन सा बालक कितने तक का वर्णों को पढ़ सकता है उसके अनुसार उसकी बुद्धि का मापन किया जाता है। जैसे मैं उदाहरण से बताऊं, आप दोहराना वापस, जैसे सामने बोला जाएगा, जैसे ABZO, OZPO, AZKLM, DZYEXQL, APOTQSZAB। अब देखो मैं तो क्रम से बोल रहा हूं, वो बीच बीच में से देख देख के उनके, वापस बोलो यही सेम। अच्छा AZOPT बोलो, हैं? मतलब ये जैसे 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 लंबा आगे बढ़ता जाएगा, बताओ बालक में जो तात्कालिक स्मृति होती है ना, वो उसका पता लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। अब देखो मैं ये आपको हंसाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मुझे बताओ ये परीक्षण व्यक्तिगत है एक सामूहिक है? वेरी गुड। आपके बाप का राज है क्या? सामूहिक में मुझे पता लग जाएगा कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, कौन कहाँ तक बोल रहा है? सामूहिक मतलब मैंने सामूहिक बुलवाया तो सामूहिक हो जाएगा क्या? मुझे पता है क्या कौन से बालक की तात्कालिक स्मृति कितनी है? प्रार्थना थोड़ी बुलवानी है मुझे, है? कौन सा हो गया? गलत हो गया सवाल, फिर देखना। अच्छा ये शाब्दिक है क्या? शाब्दिक है क्या? अनपढ़ व्यक्ति नहीं बोल सकता क्या AZOP? अशाब्दिक है। अच्छा ये निष्पादन है एक नहीं है? निष्पादन नहीं है, निष्पादन नहीं। अच्छा ये गति है एक शक्ति परीक्षण है? गति परीक्षण वह होता है जिसमें समय सीमा निर्धारित हो, और शक्ति परीक्षण जिसमें समय सीमा निर्धारित नहीं हो। गति है या शक्ति है? शक्ति। मतलब आज मैं बोलूंगा तुम आगे 3 दिन बाद में वापस बोल देना। गति परीक्षण है तुरंत दोहराना है, तुरंत भी एक समय सीमा का निर्धारण का अंकन है, मतलब हाथों हाथ बताना है, ये भी समय सीमा क्या कर रहा है? निर्धारित कर रहा है। ये थोड़ी कह रहा है कि आज बोल रहा हूं 3 दिन बाद में आके बता देना वापस, भले ही तुम तुम्हारी मर्जी हो तो बता देना। तुरंत दोहराना होता है। कौन सा परीक्षण है? गति परीक्षण। हो गया? लिखो नीचे क्या लिखा है। भाटिया जी के प्रथम 4 उप परीक्षण व्यक्तिगत, अशाब्दिक, गति एवं निष्पादन परीक्षण की श्रेणी में आते हैं।
निष्पादन परीक्षण की श्रेणी में आते हैं। परीक्षण की श्रेणी में आते हैं। कंटिन्यू लिखना है ना। पांचवा उपपरीक्षण, पांचवा उपपरीक्षण व्यक्तिगत अशाब्दिक एवं गति की श्रेणी में तो आता है, एवं गति की श्रेणी में तो आता है, लेकिन निष्पादन की श्रेणी में नहीं आता है। निष्पादन की श्रेणी में नहीं आता है। हो गया कंप्लीट? बातें समझ में आ गई ना? अब पूछूंगा सवाल। सवाल तो आप पूछूंगा, आपकी बार बार तो इतनी देर तो आपने गलत किया तो वो आपकी गलती है, वो तो साधारण सवाल थे। हमने 5 उपपरीक्षण देखे कि नहीं देखे? बताओ, पांचों उपपरीक्षणों में व्यक्तिगत, अशाब्दिक और गति परीक्षण, ये 3 विशेषताएं तो समान है कि नहीं है? निष्पादन वाली जो विशेषता है वो केवल पहले 4 में ही है, 5वें में निष्पादन वाली विशेषता नहीं है। बात क्लियर? देखो, इस भाटिया बैटरी द्वारा क्या करते हैं हम लोग, बाकी ने तो जो परीक्षण बनाए ना, उस एक परीक्षण में जितने उनके नंबर आ गए, एक एक परीक्षण बनाया था उसके आधार पर बुद्धि माप ली। इसने जो परीक्षण बनाए हैं ना, इसमें यदि आपको बुद्धि का मापन करना है तो बताओ, इन सब के प्राप्तांकों को अंत में जोड़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तभी तो बुद्धि का परीक्षण भाई किस किस अलग अलग में, इसमें एक में बुद्धि कम है तो एक में ज्यादा हो जाएगी, ऐसे करके एक एवरेज बुद्धि निकाली जाएगी। अच्छा, भाटिया बैटरी द्वारा 2 प्रकार के बुद्धि के मानकों का मापन किया जाता है। कितने प्रकार की बुद्धि का मापन किया जाता है? 2 प्रकार के। नीचे अलग से लाइन में लिखो, भाटिया बैटरी द्वारा बुद्धि के 2 सूचकों का मापन किया जाता है। बुद्धि के 2 सूचकों का मापन किया जाता है। नंबर 1 लिखो, बुद्धि लब्धि। नंबर 1 लिखो, बुद्धि लब्धि। लिख दिया? अब देखो, ये 5 कथन है, ठीक है? 1 2 3 4 5। फेंकना नहीं है, जिसने फेंक दिया उसको उठा के बाहर फेंक दिया, बस इतना टाइम लगेगा। बताना है ना। 2 प्रकार की बुद्धि का मापन किया जाता है, एक बुद्धि लब्धि जिसे इंटेलिजेंस कॉन्सेंट बोलते हैं, और एक निष्पादन लब्धि जिसे परफॉर्मेंस कॉन्सेंट बोलते हैं। एक निष्पादन लब्धि का मापन हो जाएगा और एक बुद्धि लब्धि का मापन। अब तक के लोग केवल बुद्धि लब्धि का मापन करवा रहे थे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, भाटिया बैटरी द्वारा बुद्धि लब्धि का मापन करने के लिए
उसके कितने उपपरीक्षणों के प्राप्तांक जोड़े जाएंगे? ये ऑप्शन है आपके सामने, ये मैं दिखा देता हूं। 5 का मतलब समझ गए ना? एक सभी का मतलब 1 2 3 4, 2 3 4 5, केवल एक। आपके सामने भी लिखा हुआ पड़ा है, 5 देख सकते हो इनमें से। तैयार हो गया क्या? मतलब 11 तो नहीं हो गया आपको हैं? क्वेश्चन बोलो। भाटिया बैटरी परीक्षण द्वारा बुद्धि लब्धि का मापन करने के लिए किन उप परीक्षणों के प्राप्तांक जोड़े जाते हैं? ये ऑप्शन है। रेडी? कहीं ना कहीं सहमत जरूर हो जाना। ऑप्शन ए, बहुत अच्छा, 4 लोग। ऑप्शन बी है? ऑप्शन ए में कौन कौन है वापस बताओ। हाँ हाँ, काफी हो गए ना, 6-7 हो गए ना। ऑप्शन बी, वेरी गुड, 40%। ऑप्शन सी, बहुत अच्छा, मेरी कोर कमेटी जिंदा है। ऑप्शन डी, ऑप्शन ई, बहुत गजब, 2। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर तो मैं बताता ही नहीं हूं ना। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन सेम है। भाटिया बैटरी द्वारा निष्पादन लब्धि का मापन करने के लिए किन परीक्षणों के उप परीक्षणों के प्राप्तांक जोड़े जाते हैं? सोच लो एक बार, सोच लिया? ऑप्शन ए, ऑप्शन हाँ हाँ हाँ, 2 लोग हैं ना, क्यों नहीं है? क्यों नहीं? यदि पूरी दुनिया एक जैसी हो जाए तो फिर दुनिया में चले कैसे? छल कपट कहां से आए? ऑप्शन बी, सभी के, वेरी गुड, जिंदाबाद। ऑप्शन सी हैं? 90%। ऑप्शन डी, कोई नहीं। ऑप्शन ई, कोई नहीं। थोड़ी थोड़ी माथे में बैठी क्या? खोपड़ी में बैठी क्या? देखो, पहला सवाल है, यदि भाटिया बैटरी द्वारा आपको बुद्धि लब्धि का मापन करना है तो आपको सभी उप परीक्षणों के प्राप्तांक जोड़ने पड़ेंगे। बिना बुद्धि के कोई सा भी प्राप्तांक परीक्षण नहीं किया जा सकता है। बुद्धि लब्धि आईक्यू है, आईक्यू सब में चाहिए, चाहे शाब्दिक हो, अशाब्दिक हो, निष्पादन हो, नहीं हो, सब में चाहिए। तो पहले का क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। दूसरे में निष्पादन लब्धि के मापन के लिए मुझे बताओ, जो जो परीक्षण निष्पादन है उनके प्राप्तांकों को जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? और निष्पादन कितने हैं? प्रथम 4, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां निष्पादन नहीं है तो निष्पादन लब्धि कैसे पता लगेगी हमें? तो दूसरे में क्या हो जाएगा? बात क्लियर? काफी लोगों का सही हुआ ना। यहां पर ये 40% ही कर पाए, यहां पर ज्यादा सही होना था, लेकिन ये बाकी वाले, चलो इसको काट दिया जाए और इसको काट दिया जाए, है तो कुछ ही, थोड़े ही है, मतलब समझ में आ रही है चीजें। लिखो, बुद्धि लब्धि लिखा आपने, नंबर 1 लिखा है ना, बुद्धि लब्धि आईक्यू, इसमें लिखो, लिखो, इसके मापन हेतु इसको पीटना पड़ेगा। नहीं लिखना है, इसके मापन हेतु सभी उप परीक्षणों के प्राप्तांक जोड़े जाते हैं।
सभी मतलब पांचों। सभी उप प्रेक्षणों के प्राप्तांक जोड़े जाते हैं। हो गया। फिर दूसरा लिखो नंबर 2 निष्पादन लब्धि पी क्यू। पी क्यू लिखो। इसके मापन हेतु प्रथम 4 परीक्षणों के प्राप्तांक जोड़े जाते हैं। प्रथम 4 परीक्षणों के प्राप्तांक जोड़े जाते हैं। क्लियर। बस ये थे आपके बुद्धि के परीक्षण। क्या थे? बुद्धि के। पहले हमने पढ़ा बुद्धि के प्रकार, फिर पढ़ा बुद्धि के सिद्धांत, फिर पढ़ा बुद्धि के परीक्षण, और अब पढ़ेंगे बुद्धि का मापन। लिखो बुद्धि का मापन, हेडिंग लगाओ बुद्धि का मापन। बुद्धि का मापन। अच्छा एक कहानी बताऊं। देखिएगा, लिखना नहीं देखना है ना। 1885 में सर्वप्रथम कौन से शब्द का प्रयोग हुआ? प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? फ्रांसिस गाल्टन था। इससे पहले बुद्धि थी नहीं, अब बुद्धि आई लोगों में। 1890 में एक शब्द का प्रयोग हुआ सर्वप्रथम, जिसका नाम था बुद्धि परीक्षण। क्या? बुद्धि परीक्षण। देखो वास्तव में बुद्धि परीक्षण के नाम से नहीं हुआ था, कितना भद्दा लगा ये। बुद्धि नहीं था, वास्तव में वो था मानसिक परीक्षण, मेंटल, मानसिक शक्तियों का परीक्षण या बुद्धि परीक्षण एक ही तो बात है ना। बुद्धि या मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? 1890 में। किसने किया है? बताओ देखिए। अल्फ्रेड विने ने? नहीं, केटल ने किया। किसने किया? केटल ने किया। और इसके लिए केटल को एक किताब भी लिखनी पड़ी। इसके लिए किताब को, केटल को एक किताब लिखनी पड़ी, और किताब का नाम था मानसिक परीक्षण एवं मापन। क्या क्या नाम था? मानसिक परीक्षण एवं मापन, मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट। ठीक है। अच्छा 1908 में सर्वप्रथम मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया गया। कौन से शब्द का प्रयोग किया गया? मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया गया सबसे पहले। और मानसिक आयु शब्द का प्रयोग करने वाला कौन था? अल्फ्रेड विने था। कौन से शब्द का प्रयोग होता है? देखो मैं अलग अलग शब्द बता रहा हूं आपको। पहले क्या आया? फिर क्या आया? मानसिक परीक्षण। फिर आई मानसिक आयु। 1912 में सर्वप्रथम एक शब्द काम में आया जिसका नाम था बुद्धि लब्धि। क्या नाम था? बुद्धि लब्धि। और बुद्धि लब्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया स्टर्न ने, और संप्रत्यय भी इसी ने दिया। इसी ने क्या दिया? इसका संप्रत्यय, मतलब अवधारणा समझाई हमें कि बुद्धि लब्धि क्या होती है। फिर यहीं से रुका नहीं,
इस स्टर्न ने कुहलमान के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर, कुहलमान के साथ मिलकर इस आईक्यू का सूत्र दिया, और वो सूत्र था ma/c है। लेकिन ये प्रमाणिक नहीं था, सूत्र प्रमाणिक नहीं था। फिर 1916 में बुद्धि लब्धि का मतलब आईक्यू का प्रमाणिक सूत्र दिया। आईक्यू का प्रमाणिक सूत्र देने वाला व्यक्ति था टर्मन, और टर्मन ने कहा कि आईक्यू बराबर ma/ca इंटू 100। और इतना ही नहीं, इस टर्मन ने आईक्यू का वर्गीकरण भी किया, क्लासिफिकेशन भी दिया। ध्यान रह जाएगी ना, बस इतनी सी कहानी। स्टैंड छोड़ो, नींद उड़े। ये स्टैंड छोड़ो, नींद उड़ जाए। मैंने माथा पड़ी कर ली और आपने माता शांति कर ली, नींद ले ली तब तक, है ना, अच्छी तरह से। बोले लिख लेंगे, क्या फर्क, बाद में याद कर लेंगे, तो ऐसे कर रहे हैं। लिखो लिखो, घर याद कर लेना, कोई नहीं। हेडिंग क्या लगाई है, बुद्धि का मापन। अब पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाना ना। लिखो 1885 में, 1885 में सर्वप्रथम सर्वप्रथम फ्रांसिस गाल्टन ने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। बुद्धि शब्द का प्रयोग किया, बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। बुद्धि को इन्वर्टेड कॉमाज में लिख लेना, क्योंकि यहां बुद्धि an नहीं है, यहां क्या है, कौन सा आर्टिकल है, द आर्टिकल है। यहां बुद्धि को इन्वर्टेड कॉमाज में लिखना है आपको, क्योंकि बुद्धि शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। हो गया। फिर लिखो दूसरी लाइन, 1890 में केटल ने अपनी पुस्तक, 1890 में केटल ने अपनी पुस्तक मानसिक परीक्षण एवं मापन, मानसिक परीक्षण एवं मापन, इस पुस्तक को भी इन्वर्टेड कॉमाज में लिखो। मानसिक परीक्षण एवं मापन में मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया, मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया। मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया। हो गया। फिर आप लिखो 1908 में विने ने मानसिक आयु की अवधारणा दी। विने ने मानसिक आयु की अवधारणा दी। मानसिक आयु की अवधारणा दी। फिर लिखो 1912 में स्टर्न ने सर्वप्रथम 1912 में स्टर्न ने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय दिया। बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय दिया एवं कुहलमान के साथ मिलकर
एवं कुहल मान के साथ मिलकर इसका सूत्र भी दिया, इसका सूत्र भी दिया, लेकिन वह प्रमाणिक नहीं था। लेकिन वह प्रमाणिक नहीं था। नीचे लिखो IQ बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। अच्छा, मानसिक आयु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेंटल एज। मीनिंग लिखना चाहो तो यही लिख लो, बाकी बार बार जगह नहीं लिखना पड़े। सही लिखा है क्या? मेंटल एज। और CA को क्या बोलते हैं? वास्तविक आयु को। क्रोनोलॉजिकल एज, कालक्रमिक आयु। क्या हुआ? करंट एज। क्रोनोलॉजिकल एज, वास्तविक आयु। कालक्रमिक आयु बोलते हैं इसे वास्तव में। निष्पादन की स्पेलिंग एग्जीक्यूट करना, हाँ, लेकिन वो है ना, वो निष्पादन से थोड़ा अलग हो जाता है। क्या हुआ? मेट घटक वाली बात कर रहे हैं क्या? हाँ, नहीं तो उसमें क्या डाउट क्या है आपको? नहीं, जरूरी करनी, निष्पादन लास्ट में जरूरी नहीं है। वो कह रहा है, वो अगला घटक का नाम दे रहा है अपने निष्पादन। वास्तव में वो कार्य एग्जीक्यूट है। यदि उसको सही ढंग से समझे तो क्रियान्वयन को हम लोग एग्जीक्यूट कहते हैं। भाई, कार्य को मूल रूप से करना, एग्जीक्यूट करना होता है। लेकिन अब अगला कह रहा है तो मानना पड़ेगा, हमें उसको निष्पादन मानना पड़ेगा। उसमें अपने ओर से कुछ नहीं जोड़ सकते ना। हाँ, लेकिन वास्तव में निष्पादन का मतलब है कि मस्तिष्क कार्य तो उसी समय कर रहा है ना, वो तो बाद में तो उत्तर लाके दे रहा है। वो उत्तर लाके देना अलग बात है, कार्य तो कहाँ कर रहा है? बीच में ही कर रहा है ना। वो सही है। ये लिख लिया, मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज। यहां तक लिख लिया है ना। फिर आगे लिखो 1916 में आगे इंटू 100 किसने लगाया है? लगाना ही नहीं है ना, अभी नहीं लगाना है। 1916 में टर्मन ने आईक्यू का प्रमाणिक सूत्र दिया। प्रमाणिक सूत्र दिया। प्रमाणिक सूत्र दिया। और अब प्रमाणिक सूत्र लिख लो आगे। प्रमाणिक सूत्र कैसे लिखोगे? देखो, बुद्धि लब्धि बराबर बुद्धि लब्धि। और बुद्धि लब्धि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंस कॉन्सेंट। इंटेलिजेंस कॉन्सेंट मतलब शॉर्ट में कहेंगे IQ। इंटेलिजेंस कॉन्सेंट बोलते हैं इसको ना। देखो, ऐसे ऐसे बोलते हैं, कॉन्सेंट। ये
कांस्टेंट, ऐसे ही बोलेंगे। हाँ, ये कांस्टेंट। अब क्यों है, क्या है, मुझे लेना देना नहीं है ये कांस्टेंट क्यों बोलते हैं। मुझे तो इतना पता है कि इस बुद्धि लब्धि के इस इंटेलिजेंट कांस्टेंट को याद करने में 2-4 दिन लग गए मुझे, कि भाई इसको कांस्टेंट बोलते हैं, ये कांस्टेंट की मीनिंग होती है। पहले तो समझ में नहीं है, पहले तो मामला क्रोनोलॉजिकल से करंट पे जा रहा था फिर जाके बहुत मुश्किल से टिका यहां पर आई क्यू बराबर, अब शॉर्ट में लिख लेंगे ना आप, एम ए बटा सी ए इंटू 100, एम ए बटा सी ए इंटू 100, मतलब मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। अच्छा देखिए, अब मैं 4 को सवाल पूछने वाला हूं, लेकिन उससे पहले 3 कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं आपके, ठीक है। 4 सवाल पूछूंगा, और मैंने एक लाइन लिखी थी एक दिन, मैंने कहा सामान्यतः लड़कों की बुद्धि लड़कियों से अधिक होती है, तो लड़कियों ध्यान रखना कहीं उसके नीचे ये नहीं लिखना पड़ जाए इति सीदम। नहीं, पहले चेतावनी दे रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कॉन्सेप्ट ढंग से समझ लेना। मैं पूछूंगा, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि ये जो मैं सवाल पूछता हूं ना, ये 4 सवाल, इनमें लड़के सारे सवाल बता देते हैं और लड़कियां नहीं बता पाती है। किसी भी बैच में गया हूं उसमें पता नहीं क्या हुआ है, फिर मुझे मजबूरी में बहुत दुख होता है, मुझे फिर भी लिख के आना पड़ता है इति सीदम। ये मेरी बात समझ में आई है क्या आपको? ये मेरी बात नहीं समझ में आई है, इसीलिए लिखना पड़ता है इति सीदम। इस बात में कोई विशेष बात थी क्या है? इस बात का मतलब यह था कि लड़कियां इस प्रकार के सवालों के जवाब नहीं दे पाती है। आ गई ना? हाँ, मतलब मैंने आपको चैलेंज कर दिया, आपको क्या लगता है? गुस्सा आ गया है ना? अराउजल। अब समझो, एक कॉन्सेप्ट लिखो, बेसल वर्ष। बेसल वर्ष, कॉन्सेप्ट लिखो बेसल वर्ष, नीचे लिखना है अलग है ना, और इसमें एक लाइन लिखो, वह अधिकतम आयु स्तर, वह अधिकतम आयु स्तर जिसके प्रश्न बालक हल कर पाता है। प्रश्न मतलब क्वेश्चन है। वह अधिकतम आयु स्तर जिसके प्रश्न, वह अधिकतम आयु स्तर जिसके प्रश्न बालक हल कर पाता है। अरे मैं समझाऊंगा, अभी लिखवा रहा हूं, लिख लो आप जैसे का जैसे है। अब इनको डाउट होने लगा, बताओ घबराहटी तो पहले ही हो गई। इतने मुश्किल नहीं पूछूंगा मैं, इतने मुश्किल नहीं पूछूंगा, बहुत आसान सवाल पूछूंगा, लेकिन समझा के पूछूंगा, पूरा क्लियर समझाऊंगा। पहले क्या लिखा है? वह अधिकतम आयु स्तर जिसके प्रश्न बालक हल कर पाता है, उसे बेसल वर्ष के नाम से जानते हैं। उसे बेसल वर्ष के नाम से जानते हैं। बेसल वर्ष के नाम से जानते हैं। अल्फ्रेड विने ने, इसी में कंटिन्यू करना है, अल्फ्रेड विने ने इसे मानसिक आयु की संज्ञा दी है। अल्फ्रेड विने ने इसे मानसिक आयु की संज्ञा दी है। हो गया? दूसरा कॉन्सेप्ट लिखो,
टर्मिनल वर्ष, टर्मिनल वर्ष मानसिक आयु की संख्या तो नहीं लिख लिया ना, नंबर तो संज्ञा, नाउन, उपमा। उपमा होती ना, उपमा क्या होती है? जैसे तेरा चांद सा मुखड़ा, ये चांद की किसको दी गई है? मुखड़े को उपमा दी गई है। देखो उपमा कैसी दी जा सकती है, हो चाहे मुखड़ा भले भुगोने जैसा, लेकिन उपमा दी जा सकती है। देखो टर्मिनल वर्ष है, अरे मतलब एक कवि की कल्पना होती है यार, कवि कोई भी कल्पना कर सकता है। हाँ, टर्मिनल वर्ष लिखो, वह न्यूनतम आयु स्तर, वह न्यूनतम आयु स्तर जिसके प्रश्न, ये वही क्वेश्चन है ना, जिसके प्रश्न बालक हल नहीं कर पाता है। सॉरी मरेगी है, लोट प्लोट हो गई चोरी। संभालो उसे। नहीं आपको नहीं कह रहा हूं, इन्हीं को कह रहा हूं। आप तो मुझे पता है संभाल लोगे। आपने क्या लिखा है? वह न्यूनतम आयु स्तर जिसके प्रश्नों को बालक हल नहीं कर पाता है, क्या कहलाता है? इसे टर्मिनल वर्ष कहा जाता है। इसे टर्मिनल वर्ष कहा जाता है। इसे टर्मिनल वर्ष कहा जाता है। तीसरे और लिखो, एक कॉन्सेप्ट और लिखो। तैथिक आयु, तैथिक आयु लिखो, इसे बालक के जन्म वर्ष के आधार पर निकाला जाता है। इसे बालक के जन्म वर्ष के आधार पर निकाला जाता है। जन्म वर्ष कोष्टक में लिख लेना DOB, डेट ऑफ बर्थ। इसे बालक के जन्म वर्ष के आधार पर निकाला जाता है। इसे ही वास्तविक आयु कहा जाता है। इसे ही वास्तविक आयु कहा जाता है। वास्तविक आयु कहा जाता है। देखो इस तैथिक आयु का इंग्लिश वर्जन होता है, इसका तो इंग्लिश वर्जन ये इंग्लिश ही है, बेसल, BASEL, बेसल, बेस क्या होता है? बेस। ये टर्मिनल इंग्लिश का वर्ड ही है, टर्मिनल। और ये तैथिक हिंदी का वर्ड है, इसका इंग्लिश वर्ड होता है क्रोनोलॉजिकल एज। क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल एज। इसे तैथिक आयु या वास्तविक आयु या कालक्रमिक आयु भी बोलते हैं। और इसे किस आधार पर निकाला जाता है? जन्म वर्ष के आधार पर। समझ गए? नहीं समझे कुछ भी? अब मैं समझा रहा हूं, यह कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, उसके बाद सवाल पूछूंगा। ये तीनों एक साथ समझा रहा हूं। देखिएगा, एक बालक का IQ निकालने का सूत्र क्या होता है? MA/CA इंटू 100। ठीक है, MA/CA इंटू 100। अपने पास CA क्या होती है? क्रोनोलॉजिकल एज। ये तो हमें पता होती है, बालक की जन्म दिनांक ऐसा रजिस्टर में लिखी होती है, हम वहां से ले लेते हैं बालक कितने वर्ष का हो गया है। ये मापन तो अपने को कभी नहीं निकालना है, ये मात्रक तो अपने पास होता है, ये 100 अपने पास है ही। क्या निकालना होता है? मानसिक आयु। और मानसिक आयु निकालने के लिए हम लोग उसका लेते हैं बुद्धि परीक्षण।
और बुद्धि परीक्षण प्रत्येक क्लास का आयु स्तर के अनुसार अलग अलग बना होता है। हम जिस क्लास का, जैसे मान लीजिए एक 5वीं क्लास का बच्चा है, उसको हमने 5वीं क्लास का पेपर दिया, बुद्धि परीक्षण दिया, वो उसे हल कर पा रहा है, इसका मतलब उसकी मानसिक आयु 5वीं क्लास की है। यदि उसे हमने 6वीं का दिया और उसे हल कर पा रहा है, इसका मतलब उसकी मानसिक आयु कितनी की है? 6वीं की। पढ़ कौन सी मेरा है? 5वीं में। और यदि वो 7वीं का प्रश्न हल दिया, 7वीं का भी हल कर पा रहा है, इसका मतलब मानसिक आयु कितनी है? 7वीं। बात समझ रहे हैं ना? इसका मतलब बुद्धि परीक्षण द्वारा हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं? मानसिक आयु। फिर मानसिक आयु आ जाए, उसको फिर सूत्र में रखना होता है, और आपको क्या निकालना है? IQ निकालना है। मैं आपको जो 4 सवाल पूछूंगा वो IQ निकलवाऊंगा। क्या निकलवाऊंगा? IQ। लेकिन इससे पहले इन को समझना जरूरी है। ये क्या है? मान लीजिए एक बालक कक्षा 10 में पढ़ रहा है। कितने में पढ़ रहा है? कक्षा 10 में। उस बालक ने 5 वर्ष का होने के बाद एडमिशन लिया था विद्यालय में। कितने वर्ष का होने के बाद एडमिशन लिया? 5 वर्ष का। बताइए बालक की वास्तविक आयु कितनी है? 15 वर्ष। समझ जाएंगे क्या? कोई डाउट है क्या इसमें? दूसरा सवाल, यदि एक बालक कक्षा 5 में पढ़ रहा है और 5 वर्ष का होने के बाद उसने एडमिशन लिया था, तो उसकी वास्तविक आयु कितनी है? 10 वर्ष। ध्यान दीजिएगा। उस बालक की मानसिक आयु ज्ञात करनी है, तो मुझे बताओ उस बालक को आपको बुद्धि परीक्षण देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? आपने उस बालक को बुद्धि परीक्षण दिया। आपने मान लीजिए उसको सोचा कि यार बालक ठीक ठाक ही है पढ़ने में, उसको आपने पहले 3री क्लास का बुद्धि परीक्षण दिया। जो कौन सी कक्षा का था? 3री क्लास का। उसने उस 3री क्लास के पेपर को हल कर दिया। तो आपने दिया 4थी क्लास का, उसने 4थी क्लास के पेपर को भी हल कर दिया। ध्यान से समझना, आपने उसे 5वीं क्लास का दिया तो उसने 5वीं क्लास को भी हल कर दिया। आपने उसको 6वीं क्लास का पेपर दिया, उसने 6वीं क्लास के सवालों को भी हल कर दिया। किसको हल कर दिया? 6वीं क्लास की। तो आपने कौन सी का दिया? 7वीं का। लेकिन जब 7वीं का दिया तो वो 7वीं क्लास के प्रश्नों को हल नहीं कर पाया। किसको कर दिया? 6वीं क्लास को। इसका मतलब उस बालक की मानसिक आयु किसके समान हो गई? 6वीं क्लास के बालक की आयु के समान। अब यदि 6वीं क्लास का बालक होगा तो 5 वर्ष का एडमिशन लेगा तो कितने साल का हो जाएगा? बताओ इस बालक की मानसिक आयु कितनी है? 11 वर्ष। वास्तविक आयु कितनी है? 10 वर्ष। 11/10 इंटू 100, बताओ 110 इस बालक की IQ निकल के आ गई कि नहीं आ गई? देखिए अब मैं ये कहूँगा, मैंने आपको एक बेसल वर्ष लिखा है, उसमें क्या लिखा है? वह अधिकतम, क्या लिखा है? देखो देखें, वह अधिकतम आयु स्तर जिसके प्रश्नों को बालक हल कर पाए। बताओ वो बालक 3री को भी कर रहा है, 1ली, 2री, 3री, 4th, 5वीं, 6वीं। अधिकतम आयु स्तर कौन सा हो गया इसका? 6 वर्ष। ये बताओ इसका बेसल वर्ष कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? और इसी को ही मानसिक आयु किसने कहा? अल्फ्रेड विने ने। फिर आपने टर्मिनल वर्ष में क्या लिखा है? वह न्यूनतम आयु स्तर जिसके प्रश्नों को बालक हल नहीं कर पाता है, क्या कहलाएगा? टर्मिनल वर्ष। मुझे बताओ इसके बाद आगे जाओगे, 8 को भी नहीं कर रहा है, 9 को भी नहीं कर रहा है, तो न्यूनतम कौन सा है? बताओ ये इसका टर्मिनल वर्ष हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ये 6 क्या हो जाएगा? बेसल वर्ष हो जाएगा। और ये जो 10 है ये इसका 33 आयु हो जाएगा। प्रश्न केवल क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो अभी पूछ ले मुझे दोबारा, फिर मत कहना कि वो बात समझ में नहीं आई थी हमारे। सबको आ गई? एक बार और बताऊं, चलिएगा। देखिए एक बालक कक्षा 10 में पढ़ रहा है। कौन सी में पढ़ रहा है? 10 में पढ़ रहा है। वो बालक 5 वर्ष का होने के बाद एडमिशन लेता है तो बालक कितने वर्ष का हो जाता है? 15 वर्ष का। उस बालक को आप लोग देते हैं कि तू 5वीं क्लास का पेपर हल कर। उसने 5वीं क्लास के पेपर को हल कर दिया। उसको आप लोग देते हैं 6वीं क्लास का पेपर हल कर दिया। उसको देते हैं 7वीं क्लास का, उसने 7वीं क्लास का पेपर हल कर दिया। उसको देते हैं आप 8वीं क्लास का, उसने नहीं किया, नहीं आया, तो फिर 9वीं क्लास का तो आने की संभावना ही नहीं है, 8वीं का भी नहीं आया। मुझे बताओ ये 7 वर्ष उसके लिए कौन सी आयु है?
बेसल वर्ष। मानसिक आयु एक नहीं है, ये 8वां वर्ष इसके लिए कौन सी आयु है? टर्मिनल आयु। इसका मतलब है कि मानसिक आयु वास्तविक आयु से कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। यदि बराबर होगी तो आईक्यू होगी 100, यदि कम होगी तो आईक्यू आएगी 100 से नीचे, और ज्यादा होगी तो 100 से ऊपर। बात क्लियर? अब कहीं रफ में सवाल लिखो, कहीं रफ निकाल लो और उसमें सवाल लिखो, और पहले फेंक के कोई जवाब नहीं देगा, नहीं तो मेरे लिए इतनी सीधम लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे सवाल पूछ रहा हूं जो बिना ऑप्शन के होंगे, मैं जैसे पूछूंगा उसे बताना होगा, ठीक है? रफ ले लिया? ज्यादा लंबा चौड़ा सवाल लिखना नहीं है ना, आंकड़े आंकड़े लिखने हैं। यदि लिखो मत रे, सुनो रे, आंकड़े लिख लेना यार, पूरा लिख लिख के क्या करोगे? यदि एक बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है और उस बालक की वास्तविक आयु 20 वर्ष है, उसकी मानसिक आयु 15 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 20 वर्ष है, तो उस बालक की आईक्यू क्या होगी? फेंकना नहीं, जिसने फेंक दिया ना पड़ोसी ढंग से मार देना एक, फिर मैं संभाल लूंगा। अब थोड़ा सा मुझे कमेंट भी दिखा दो, ऑनलाइन वालों का भी तो परीक्षण करना है बुद्धि का। देखो पहले लिख दिया, सर आईक्यू के क्वेश्चन नहीं करवाओगे क्या? सर आईक्यू के क्वेश्चन नहीं करवाओगे। भूमि ने लिख दिया, भूमि जमीन पे रहे। मनीष मीणा कह रहा है कि सर मैं भी गर्ल हूं। बहुत अच्छा, स्वागत है। हो गया क्लियर? अच्छा, लड़कियों में से मुझे उत्तर बताएंगे ये आगे वाले तीनों में। हाँ, कितना उत्तर है? हैं? कितना? जोर से बोल दो। 75। आपके 75? अच्छा, 75 के अलावा लड़कियों में किसी के उत्तर आया है क्या? कोई 75 के अलावा किसी का नहीं है? लड़कों में 75 के अलावा उत्तर आया है तो नहीं आया? मतलब सबका सही, एक सवाल सही हो गया ना। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 में लिखो, लिखो, यदि एक बालक की आईक्यू 85 है, यदि एक बालक की आईक्यू 85 है और वह बालक 2003 में जन्मा, 2004 में, यदि एक बालक की आईक्यू 85 है और वह बालक 2004 में जन्मा, बताना नहीं है किसी को भी, तो उस बालक की मेंटल एज क्या होगी? हाँ, निकालना है। यदि एक बालक की आईक्यू 85 है, यदि वह 2004 में जन्मा, तो उसकी मेंटल एज क्या होगी?
हो गया? हाँ, ऑनलाइन वाले बताओ। पायल, पूजा, पूजा, मैं पूजा बोल रही हूँ। वो पूजा वापस बोल रही है। हाँ, हो गया क्या? तैयार हो या थोड़ा और टाइम चाहिए? ये गति परीक्षण है, शक्ति परीक्षण नहीं है। क्या पोल खोल दी जाए क्या? या इज्जत बचा के रखी जाए? हैं? मनीष मीणा अभी अभी लड़की बनी थी और कह रही है सर, हाँ, अप्रोक्स 21। तैयार हो आप लोग? यस, सबकी ओर से कह रहे हो ना? हाँ ना, लेडीज फर्स्ट, आरक्षण हर जगह। हम लोग महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ हाँ, ये दो जो बीच में लड़कियां बैठी है ना मैडम जी, हाँ, ये दोनों बताएगी। चौथी लाइन में जो बैठी है दोनों, क्या आया? आया ही नहीं। हाँ, नहीं आया। ये आगे दो, अफसाना अपना 20। अच्छा, ये 20। अच्छा, उधर पीछे इस मोहल्ले से कोई भी, इस मोहल्ले से कोई भी जिसका 20 के अलावा आया हो, ये पीछे पीछे जो कोर कमेटी में 6-7 बेटी है ना, उनमें से 20 के अलावा यदि कोई आया हो तो बता दो, और नहीं आया तो ऐसे ऐसे साइन कर दो मेरी ओर। जिसके 20 आ गया ना, हाँ, अलग बोलो कितना? 20 से अलग आया, किसका आया है? 17 किस किस का आया है? अच्छा, 17 और 20 के अलावा किसी का आया हो तो देखना। अब आप कह रहे थे ना आप पक्षपात कर रहे हो। 17 और 20 के अलावा किसी का आया तो हाथ खड़ा करो। चलो, इसे बोलते हैं मैडम सेल्फ कॉन्फिडेंस। हाँ, इसे बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये रिस्क लेने को तैयार है, जोखिम उठाने को तैयार है कि मास्टर को पता लगेगा, पिट जाएंगे बाद में, लेकिन बताएंगे तो नहीं। अच्छा, मुझे बताओ, आप में से किस किस का 17 आया है? एक मिनट, एक मिनट, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किसी भी लड़के की और आप बताइए, इस लड़के से पूछो, मैं उसे पूछ लूंगा, वो सवाल करके बता देगा। अरे मैडम, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी बिरादरी कभी विश्वासघात नहीं करती है। अरे हम कभी भी भरोसा नहीं तोड़ते हैं। हाँ, अरे अभी थोड़े दिनों बाद में एक रोग पढ़ाऊंगा मैं, ADHD, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर डिसऑर्डर। चलिए, हो गया क्या? देखिए, इसका जवाब सीधा सा था। अपने सवाल क्या था? मेंटल एज बटा क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 बराबर IQ। हमने यहाँ तो निकालना था, ये तो प्रश्नवाचक चिन्ह था। ये 2004 में जन्मा था तो 2024 इसके लिए 20 वर्ष का हो गया है, इंटू 100 बराबर 85। या तो पक्षांतर कर लो। पक्षांतर नहीं आता है ना, तो थोड़ा सा आड़ू दिमाग लगाओ। अरे तिरछा काट रहने दो, थोड़ा आड़ू दिमाग लगाओ। IQ कितनी है? 100 से कम है कि नहीं है? मतलब मानसिक आयु इस 20 से कम होगी कि नहीं होगी? तो रख रख के देखो, 19 बटा 20 इंटू 100, जहां 85 आ जाए वहां रुक जाओ। 18 बटा 20 इंटू 100, 17 बटा 20 इंटू 100। भाई कम है, हमें एक आइडिया मिला कि नहीं मिला? 20 इंटू 100। बताओ, इसको इससे काटेंगे, ये भी कट गया क्या? 5 70 5 85, कितनी हो गई? 17। क्या सही है? 17 सही हो गया आपका।
कोई डाउट है क्या? अब तो कर दोगे ना, अब तो कर दोगे ना सवाल? लिखो। लिखो। यदि एक बालक का टर्मिनल वर्ष 23वां है, यदि एक बालक का टर्मिनल वर्ष 23वां है और वह 2014 में जन्मा है, यदि एक बालक का टर्मिनल वर्ष 23वां है और वह 2014 में जन्मा है, तो उसका IQ कितना होगा? बताना नहीं है। यदि एक बालक का टर्मिनल वर्ष 23वां है, वह 2000 ले संजू दुखी हो गई। सर आप लड़कों और लड़कियों में भेदभाव करते हो, तो लड़कों और लड़कियों में अंतर है नहीं क्या? है एक ही है क्या लड़के और लड़कियां? कहां करता हूं मैं भेदभाव? मैं कोशिश करता हूं कि लड़कियां आगे बढ़े, इसलिए उनको प्राथमिकता देता हूं, नहीं तो लड़के तो बता ही देंगे। वेरी गुड, पायल का जवाब आ रहा है। आकाशदीप भी पायल खनका रहा है। निकाल लिया? रुको रुको, तुम रुको। अच्छा, क्या लड़कियों को यह लगता है कि लड़के झूठ बोलते हैं? तो पहले लड़कों से पूछ लिया जाए। देखो आप कह रहे हो तो पूछ रहा हूं, नहीं तो आपको तो अगला सवाल पूछ लूं। आपको ऐसा कहीं दिमाग बाद में मुझे ये कुतर्क नहीं चाहिए कि ये सवाल तो इजी था, ये कुतर्क नहीं चाहिए हैं। सवाल दोबारा बोलूं। एक बालक का टर्मिनल वर्ष 23वां है और वह 2014 में जन्मा है, तो उसकी IQ कितनी होगी? वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत गजब निकाल रहे हो। ऑनलाइन वालों कह रहा हूं, पूछ लो पहले इनसे या लड़कियों से? हाँ, किन से पूछूं? इनमें से किस से पूछूं? हाँ हाँ, कितना आया बोल के बताओ। अरे रुको रे, अरे रुको, जरूरी नहीं बोलना था, लेकिन अरे मुझे 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 ए मुझे आपको पता नहीं जज में हूं। देखो, यदि किसी को डाउट हो तो इसने लिख तो 220 रखा है। कितना लिख रखा है? हाँ, बोलने में डिसलेक्सिया नामक रोग है। 200। अच्छा, लड़कों में से किसके 220 से के अलावा आया है? लड़कों में से किसी के 220, लड़कों में से किसी का आया नहीं हो तो ईमानदारी दर्शाइए। क्या? हाँ, कितना आया? 210। 220 के अलावा आया है तो वो हाथ खड़ा करें। 30 वेरी गुड, 230। और बस? हाँ, अरे 220 के अलावा आया है क्या? तो फिर क्यों हाथ खड़ा कर रहा है? हो गया? लड़कियों में किसी के 220 और 230 के अलावा आया हो तो? आया ही नहीं। देखो, मैं सवाल नहीं करवाऊंगा आगे। आप तो भूल गए, अड़ाओ में थोड़ी हम क्लास में, पशु परिचर थोड़ी हम मास्टर हैं। हाँ, देखिए,
टर्मिनल वर्ष वह न्यूनतम आयु वर्ष होता है जिसके बालक प्रश्न हल नहीं कर पाता है। इसका मतलब 23वें वर्ष का नहीं कर रहा है तो कौन से के कर रहा है? 22 इसकी क्या हो जाएगी? मानसिक आयु। और 22/10 इंटू 100 बराबर 220 आएगा। बस इतना आसान सवाल था। सबको आ रहा है ना? लड़कियों को भी आ रहा है, लड़कों को भी आ रहा है। चलिएगा आगे बढ़िएगा, हेडिंग लगाइएगा। नहीं सिद्ध नहीं हुआ यार, सिद्ध नहीं हो पाया। भाई वापस पहुंचाओ यार, वो कॉपी कहाँ है? देते रहे ये रहे। कोई नहीं, हम मुकदमा कर देते इन लड़कियों पर, इनकी वजह से हुआ है। ये लिख लिया ना, अगली हेडिंग लगाओ। बस ये हार्ड से हार्ड यही था और कोई सवाल ही नहीं है। मुश्किल से मुश्किल यही सवाल है, कोई है ही नहीं सवाल। अब इससे मुश्किल कोई सवाल नहीं आएगा। अब ऐसे गणित थोड़ी है जो अपने एक के उदाहरण पढ़ते ही जाएंगे पढ़ते ही जाएंगे। अपने साइकोलॉजी पढ़नी है। वो तो मैं पता लगा रहा था कि बुद्धि कितनी का आप में, बुद्धि है तो सही है ना। लिखो, टर्मन के अनुसार आईक्यू का वर्गीकरण। टर्मन के अनुसार आईक्यू का वर्गीकरण। टर्मन के अनुसार आईक्यू का वर्गीकरण, हेडिंग लगानी है। टर्मन के अनुसार आईक्यू का वर्गीकरण। टर्मन के अनुसार आईक्यू का वर्गीकरण। बीस से कम आवाज नहीं करनी है। फिर बताया दूसरा 21 से लेकर 59। फिर बताया 60 से लेकर 69। फिर बताया 70 से लेकर 79। फिर बताया 80 से लेकर 89। फिर बताया 90 से लेकर 109। फिर बताया 110 से लेकर 119। फिर बताया 120 से लेकर 139। और फिर बताया 140 से ऊपर। ये इतनी कैटेगरियां बनानी है भाई। बनानी है, एक तरफ बनानी है, इस तरफ नाम लिखेंगे आगे खुले खुले अक्षरों में। पहले एक लाइन छोड़ के एक लिख सकते हैं। आधी आएगी, आधी इधर पूरी आ जाएगी, देख ले। अभी मैं इधर इनके नाम लिखूंगा अंग्रेजी और हिंदी दोनों में। हाँ तो श्रेणी लिख रखा है ना, फिर मैंने बोर्ड खाली क्यों छोड़ रखा है इधर? पेज नया ले लेना, क्या करेगी भाई? नया पेज ले ले, खाली पेज का क्या करेंगे? कोई और होती तो सोचती भाई दहेज में ले जाऊंगी साथ। तेरे तो वो भी समस्या नहीं है। लिख लिया?
क्या हुआ? पहले तो ये याद करो, यहीं पर याद करना है। 20 से कम, फिर 21 से 59, 60 से 69, 70 से 79, 80 से 89, 90 से 109, 110 से 119, 120 से 139 और 140 से। देखो पहले वाला तो जानते ही हो 20 से कम है, दूसरे वाला बहुत लंबा गैप है, 40 का गैप है, 21 से 59, उसके बाद 3 तक लगातार 10-10 का गैप है, 60 से 69, 70 से 79, 80 से 89। अच्छा एक बात और देख लीजिएगा, ये वहां पर ऑप्शन में आप इसको ढूंढने लग जाओगे। कई बार क्या होगा कि ऑप्शन में 60 से 70 दे देगा अगला, ये 70 से 80 दे देगा, तो वहां ये छोड़ के मत आना ओमार शीट में लिख के भाई सवाल गलत है। समझ पा रहे हैं ना? लगभग का ऑप्शन ग्रहण करना है, दोनों नहीं देंगे। ये नहीं देगा कि ऑप्शन ए 60 से 69, ऑप्शन बी 61 से 69, ऑप्शन सी 60 से 70, ऐसे नहीं देंगे, इतना टाइटली नहीं फंसाएंगे आपको। ये तो आईक्यू का जो वर्गीकरण दिया था ना, उसने लगभग बताया था, फिर हमने उनको किताब को कैसे समझा है उसके हिसाब से हमने ये वर्गीकरण किए हैं। समझ गए? 20 से कम वाले जो बालक होते हैं ना, उन बालकों को क्या कहा जाता है? इडियट। क्या कहा जाता है? इडियट। आपने मूवी देखी है ना 3 इडियट, वो इडियट बालक कैसे होते हैं? जैसे कई बार चलते चलते नहीं कहते, लड़कियां थोड़ा ध्यान रखना, यदि कोई भी लड़का रास्ते में आपको मिलता है, आपको लगता है ऐसा कि वो कोई गलत हरकत करने जा रहा है या फिर कुछ भी किया है उसने थोड़ा बहुत भी, तो आप तुरंत कह देती है इडियट। इडियट का मतलब क्या होता है समझते हो? जिसकी आईक्यू कितनी हो? 20 से कम हो। और 20 से कम आईक्यू वाला ऐसी हरकत जानता ही नहीं है, जानता ही नहीं है 20 से कम वाला। नहीं, चलते ही कह देते हैं इडियट। अब ध्यान रखना है इडियट कौन है? 20 से कम। अच्छा, जिसकी आईक्यू 21 से 59 के मध्य है वो है इम्बेसाइल। कौन है? याद अंग्रेजी में करवाऊंगा मैं आपको, हिंदी में कुछ भी लिखा जा सकता है। बताओ देखे, इडियट, इम्बेसाइल, क्या होगा? इम्बेसाइल, इडियट, इम्बेसाइल, बोलते रहो। बीस से कम तो क्या बोलते हैं? हाँ नहीं बोलते। 20 से कम को क्या बोलते हैं ये पूछ लिया। 20 से कम को ये बोलते हैं इडियट, इम्बेसाइल। अच्छा 60 से 69 है ना, इसको बोलते हैं मोरोन। क्या बोलते हैं? मोरोन। आगे क्या काम किए क्या? याद करो उन तीनों को। देखो संयोग ऐसा है, जब आदमी के नसीब खराब होते हैं तो ऊंट पर ऊपर बैठा हुए को कुत्ता काट जाता है। ये जिन्होंने, जिस लड़के से आपने सवाल पूछा था ना, वो मैथमेटिक्स का है है ना? अब आप आर्ट्स वाले से पूछते तो कोई संभावना बनती मैथमेटिक्स वाला कैसे छोड़ेगा उस सवाल को है? अच्छा यूं, लड़कियां कौन है जो मैथमेटिक्स से आई है? ये एक लड़की है मैथमेटिक्स वाली, धन्य हो। बायो क्या है? मोरॉन। बताओ, इडियट, इम्बेसाइल, मोरॉन। अच्छा ये है ना, ये है बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन जैसलमेर वाली नहीं, बॉर्डर लाइन को बोलते हैं सीमांत, मतलब सीमा का अंत होता है यहां। बॉर्डर लाइन फीबल माइंडेड, क्या लिखा है? बॉर्डर लाइन फीबल माइंडेड। ध्यान रखना है, इडियट, इम्बेसाइल, मोरॉन, बॉर्डर लाइन फीबल माइंडेड। 80 से 89 ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा डल। कभी कहते हैं ना ये बच्चा बहुत डल है, ये डल। 90 से 109
ये कहलाएगा एवरेज, या एवरेज को कई बार इंग्लिश में नॉर्मल भी लिख देते हैं, एक ही बात है, सामान्य बुद्धि। 110 से 119 ये होगा सुपीरियर, क्या कहलाएगा? सुपीरियर। 120 से 139 वेरी सुपीरियर, और 140 से ऊपर होगा ना, वो होगा, ऐसे ही लिखा जाएगा जीनियस। जीनियस कई बार सुना है ना कि यार बच्चा बड़ा जीनियस है। कहाँ है? 140 से ऊपर है वो जीनियस, या नजदीक में नहीं है कहीं? अच्छा, अब देखिए, बताओ, देखें, इडियट, इम्बेसाइल, मोरॉन, बॉर्डरलाइन, फीमेल माइंडेड, डल, एवरेज, सुपीरियर, वेरी सुपीरियर, जीनियस। कई बार इसको ना उल्टा और कर देते हैं। कैसे? थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं। जैसे इसको बोलते हैं एवरेज, यहां तक तो ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एवरेज। तो कई बार इसको बोल देते हैं एबव एवरेज, मतलब सामान्य से उच्च। फिर इसको लाना पड़ता है मजबूरी में सुपीरियर, इसको क्या करते हैं? सुपीरियर। और इसको क्या बोलते हैं? जीनियस। इसको जीनियस ही बोलेंगे, या फिर वेरी सुपीरियर हो जाएगा, या फिर इसको बोलेंगे जीनियस ही। बात समझ रहे हैं ना? लेकिन सामान्य से आप ये ध्यान रखिए, उसके बाद आएगा तो आप कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि देखो इसको सुपीरियर बोला जा रहा है ना, इसको केवल सुपीरियर बोला जा रहा है, इसका मतलब है इसको एबव एवरेज बोला जा रहा है। और यदि इसको वेरी सुपीरियर बोला जा रहा है तो इसको फिर सुपीरियर बोला जा रहा है। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक होती है, वैसे ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब इसकी हिंदी क्या होगी? अब देखो, इडियट को आप लोग बोलते हैं जड़, या फिर कई बार इसे बोल देते हैं महामूर्ख। ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? इम्बेसाइल को, इसको बोलते हैं मूर्ख बुद्धि। क्या बोलते हैं? या कई बार इसको हीन बुद्धि बोल देते हैं। इसको बोलते हैं मूड बुद्धि। कौन सी बुद्धि? मूड बुद्धि। बॉर्डरलाइन फीमेल माइंडेड को बोलेंगे सीमांत क्षीण बुद्धि, क्षीण बुद्धि या सीमांत हीन बुद्धि, एक ही बात है। ठीक है? और डल को बोलते हैं मंद बुद्धि। एवरेज को बोलते हैं सामान्य या औसत बुद्धि। सुपीरियर को बोलते हैं श्रेष्ठ बुद्धि। वेरी सुपीरियर को बोलते हैं अति श्रेष्ठ बुद्धि। और जीनियस को बोलते हैं प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली। ठीक है? एक और देखो, अभी लिखो मत, एक और देखो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये बॉर्डर लाइन है किसकी? फीबल माइंडेड की। ये बॉर्डर लाइन है कि नहीं है? यहां तक के बालक, यहां तक के जो बालक है ना, अब इसको मैं दूसरी भाषा में कहूंगा 70 से कम वाले बालकों को, 70 से कम वाले बालकों को बोलते हैं डेफिनेट फीबल माइंडेड, मतलब निश्चित क्षीण बुद्धि। 70 से कम वाले बालक होते हैं जो, 70 से कम कोई सा भी नहीं, डेफिनेट रूप से हम क्या बोलते हैं? क्षीण फीबल माइंडेड बोलते हैं। बात समझिए? आगे लिखवाऊंगा ये लाइन। अब इस दुनिया में कैसे कितने पाए जाते हैं? इस दुनिया में कौन कितने पाए जाते हैं? तो पूरी दुनिया का परीक्षण करने पर पता लगा कि ये लोग 50% है दुनिया में। क्लास में भी कितने हैं? 50%। भाई पूरी दुनिया में सैंपल सर्वे हुआ है, तो आप मान सकते हैं क्लास में भी कितने? 50% दुनिया के पास कौन सी बुद्धि है? सामान्य बुद्धि है, एवरेज बुद्धि है। 50% दुनिया के पास कौन सी बुद्धि? एवरेज बुद्धि है। 16% लोगों के पास
डल बुद्धि है और 16% लोगों के पास सुपीरियर बुद्धि है। 16% लोगों के पास डल बुद्धि और 16% लोगों के पास ही क्या है? फिर 7% लोगों के पास बॉर्डर लाइन फीमेल माइंडेड है और 7% लोगों के पास वेरी सुपीरियर प्रकार की बुद्धि है। कुल जोड़ देके कितने हो गए? 96। अच्छा, 2% लोगों के पास जीनियस बुद्धि है और 2% लोग डेफिनेट फिबल माइंडेड में आते हैं। इन तीनों कैटेगरी में आते हैं। समझ गए ना? क्लास में कितने प्रतिशत बालक जीनियस है? 2%। 2% मतलब 3 बालक जीनियस है और 3 ने पीछे हाथ खड़ा कर दिया है। भाई 150 बालक होंगे तो उनमें से कितने होंगे 2% का मतलब? 3 ही होंगे। तीनों पीछे बैठे हैं। अब देख लो हम लोग किस में हैं? हम में से अधिकांश लोग एवरेज बुद्धि में है। जिसको कॉन्सेप्ट एक बार में समझ में नहीं आता है ना, जो कहते हैं नहीं दोबारा बता दो, एवरेज में है। किसमें? एवरेज में। देख लो अब आपको क्या बनना है, या तो मुझे कॉन्सेप्ट दोबारा पूछो मत, या फिर अच्छा अब एक जानकारी और दे दूं आपको। कुल दुनिया की केवल 1.5% आबादी सरकारी नौकरी करती है। 1% आबादी, मतलब सभी जीनियस का भी नंबर नहीं आता है। हैं? थोड़ी राहत दूं क्या आपको मैं? सुनिए मैं बताऊं। हाँ, एक राहत का ये बिंदु है कि जीनियस नौकरी नहीं करता है, वो तो बिजनेस करते हैं। दूसरा एक राहत का बिंदु अपने लिए ये है कि कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोग मात्र पूरी दुनिया का 5% ही होते हैं। कितने होते हैं? 5%। अब आप निकाल के देखो उनमें से कितने प्रतिशत लोग लग जाते हैं। 5 में से कुल 5 को 100% मान लेना है और 1/3 भाग लगता है, इसका मतलब 20% लोग नौकरी लग जाते हैं। एक बैच में से 20% बच्चे नौकरी लगेंगे। अब वो कौन से लगेंगे वो आप पर डिपेंड, लेकिन 20% कम भी नहीं होता है। आप में से 20 में से छांट के मुझे कहा जाए ना कि 30 को नौकरी लगा दे, 20% कितने बच्चे हैं इसमें से? 30 बच्चे, 30 बच्चे। अब 30 बच्चे किसको उठाऊं मैं? सवाल तो सही होता है 2-3 का। तो फिर बोर्ड को ढूंढना पड़ता है कि यार पढ़े लिखे कौन है, थोड़े से पढ़े लिखे, हाँ ये थोड़ा सा ठीक ठाक है, चल जाएगा, सीख लेगा, ऐसे करके कहने से बच्चों को उठा दिया जाता है। और अब उसमें से यदि आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं, अच्छी संस्थान में अच्छी जगह तैयारी कर रहे हैं, तो वो 20% का आंकड़ा बढ़ के यहाँ पर 25 चला जाएगा, 30 चला जाएगा। और कमज़ोर संस्थान है, कमज़ोर तैयारी कर रहे हैं, खुद सेल्फ से कर रहे हैं, हालांकि सेल्फ कमज़ोर नहीं है लेकिन सेल्फ में टाइम लगता है। इतनी मेहनत जितनी मेहनत हम लोग करते हैं ना मिलके 10 जने, उतनी मेहनत अकेले को करनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें छांट छांट के लानी पड़ती है अलग अलग जगह से। बेसल वर्ष टर्मिनल वर्ष में उलझ के रह जाता है। तो 30% बच्चों तक की नौकरी लगने की संभावना होती है एक बैच में से। वो जरूरी नहीं है इस वैकेंसी में ही लगे, लेकिन जो लगा रहा अंत तक 30% बच्चे तो आराम से नौकरी लग जाते हैं। और 30% बच्चे यहाँ से उठाए जाए तो कहें ये भी लग गयान, वो भी लग गयान, वो भी लग गयान। अब बाकी आप पर डिपेंड है, मैंने बता दिया। ये जीनियस की आवश्यकता नहीं है। जीनियस कोई नौकरी नहीं करता है, और करता है तो कम से कम IAS RS से पहले नहीं करता है। एक भी बच्चा अपने यहाँ जिसकी IQ 140 से कोई नहीं है, सिंगल नहीं है। क्या बात है, आपको लगता है कि जीनियस है यहाँ कोई? है ही नहीं। जीनियस बच्चा IAS, अच्छा IAS वही बढ़ेगा जो जीनियस होगा, ये भी तय है। चाहे कितनी मेहनत करवा दो, कितने खड्डों में पटवा दो, कुछ भी करवा दो, जीनियस ही IAS बन पाएगा। जो जीनियस है वही क्या बन पाएगा? IAS। इसलिए जिस बच्चे का पता लग जाए ना कि वो जीनियस नहीं है और तैयारी कर रहा है, तो उसको समझा देना थोड़ा सा। और अपने को पता लग जाए ना कि वो फिबल माइंडेड या मोरन या इम्बेसाइल या इडियट प्रकार का लोग है, तो उसको भाई कोई काम धंधा लगा देना ताकि चाय की टपरी जम जाए उसके।
ये लोग बहुत मुश्किल होता है। वर्तमान के ज़माने में स्कूल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन ऐसी हो गई है कि इडियट प्रकार का आदमी के पास भी आपको मास्टर की डिग्री हो सकती है, लेकिन पहले नहीं होती थी, आजकल होने लग गई है। किशोर नाथ योगी कह रहा है गुरुदेव पहली बार लाइव आया हूं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हैं क्या? बाहर आ, इतना पहली बार में नहीं बोलूंगा, नहीं डर जाएगा, दोबारा आएगा नहीं। हो गया ये, अब लिख लो। हैं? हाँ, एज इट इज छाप लो। अरे अरे आवाज नहीं, चुपचाप दृष्टि से लिख लो। हेमंत कह रहा है ऐसे कोई जॉब करते होंगे तो लाइव नहीं आ पाते हैं, इसलिए इसने बोला है। हाँ हेमंत, मैं कब कह रहा हूं, तो करने दो जॉब इसी। हैं? हो गया, चले आगे। क्या हो गया? अभी टाइम कहाँ हो गया? अभी तो एक कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे अच्छा सा। अब तो चले जाएंगे आगे। सर 150 में सेकेंड ईयर बीएसटीसी में कितने हैं? भाई आप में से सेकेंड ईयर बीएसटीसी में कितने हैं? नहीं, जो सेकेंड ईयर में है अभी, डिग्री लाना ही बाकी है इनकी, बाकी सबकी हो गई है, 2-4 की है। तो तभी तो कह रहा हूं, हाथ खड़े करवा रहा हूं। कौन कौन है? एक है भाई। नहीं नहीं, ये पूछ रहे हैं ऑनलाइन वाले, अनुमान लगा रहे हैं, ये भी कोई सर्वे कर रहे होंगे। चले आगे। बताओ तो, एक बार इनको इंग्लिश में बताओ मुझे। इडियट, इम्बेसाइल, मोरॉन,
बॉर्डरलाइन, फीबल माइंडेड, डल, एवरेज, सुपेरियर, वेरी सुपेरियर और जेनियस। क्लियर? फिर एक लाइन नीचे और लिख लो, लिखो 70 से कम आईक्यू वाले बालक निश्चित क्षीण बुद्धि वाले माने जाते हैं। 70 से कम आईक्यू वाले बालक निश्चित क्षीण बुद्धि के अंतर्गत माने जाते हैं। निश्चित क्षीण बुद्धि के अंतर्गत माने जाते हैं। अच्छा, एक हल्का सा कॉन्सेप्ट लिखो, फ्लिन प्रभाव। फ्लिन प्रभाव, फ्लिन प्रभाव। कौन सा प्रभाव है? देखिएगा, समझ लीजिएगा। पहले एक व्यक्ति था, फ्लिन नामक मनोवैज्ञानिक था। इस फ्लिन नामक मनोवैज्ञानिक ने कुल 8 देशों में सैंपल सर्वे करके आईक्यू का मापन किया तुलनात्मक रूप से। तो इसने पाया कि पिछले कुछ दशकों में लोगों की आईक्यू में वृद्धि हुई है। लोगों की आईक्यू में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। 8 देशों का सैंपल सर्वे किया। वो सैंपल सर्वे इसने लंबे समय तक किया था, मतलब पिछले दशकों में इसने पाया कि पहले जो आईक्यू का स्तर था ना वो कम था, और फिर आईक्यू का स्तर क्या हो गया? बढ़ गया। आईक्यू का स्तर ज्यादा हो गया। तो इसने पाया कि पिछले कुछ दशकों में आईक्यू में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। इसे बोलते हैं फ्लिन प्रभाव, लोगों की आईक्यू के स्तर में बढ़ना। हालांकि इसका कोई काम नहीं है, इसका रोल नहीं है उसमें, लेकिन इसने बताया है हमें, इसलिए इस प्रभाव को क्या बोलते हैं? फ्लिन प्रभाव। लिखो, पिछले कुछ दशकों में, पिछले कुछ दशकों में 8 देशों पर किए गए पिछले कुछ दशकों में 8 देशों पर किए गए सर्वे के आधार पर फ्लिन के अनुसार लोगों की आईक्यू में वृद्धि हुई है। फ्लिन के अनुसार लोगों की आईक्यू में वृद्धि हुई है। वृद्धि हुई है। इसे फ्लिन प्रभाव कहते हैं। ठीक है, ये वृद्धि हो गई है ना। ये संयोग ठीक था कि इन 8 देशों में जो सर्वे हुआ ना, उनमें भारत सम्मिलित नहीं था, नहीं तो वहीं का वहीं रख देता। कोई सर्वे को प्रभावित करता ही नहीं है ना। अच्छा, एक चीज और देखिए, जिस प्रकार से हम लोग बुद्धि लब्धि निकालते हैं ना, क्या निकाल रहे हैं? बुद्धि लब्धि। बता सकते हैं बुद्धि लब्धि को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? आईक्यू कहेंगे। आईक्यू कैसे निकालते हैं? मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं, इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं निष्पादन लब्धि। क्या निकाल सकते हैं? निष्पादन लब्धि। तो नीचे लिखो निष्पादन लब्धि। आईक्यू का सूत्र तो लिखा हुआ है, तो निष्पादन लब्धि। निष्पादन लब्धि। अच्छा, निष्पादन लब्धि निकालेंगे तो निष्पादन लब्धि को शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे
पी क्यू, परफॉर्मेंस कांस्टेंट, पी क्यू बोल देंगे। बताओ पी क्यू का सूत्र क्या होगा? जहां मानसिक आयु है वहां पर निष्पादन आयु निकाल लेंगे। जैसे एक बालक है तो 5वीं क्लास का, लेकिन वो 7वीं क्लास के बालकों के समान निष्पादन कर रहा है किसी कार्य का, तो उसकी निष्पादन आयु कितनी हो जाएगी? उसे 2 वर्ष ऊपर हो जाएगी ना। सेम उसी तरीके से निकलेगा, तो बराबर लगा के लिख लो, निष्पादन आयु बटा वास्तविक आयु, निष्पादन आयु बटा वास्तविक आयु इनटू 100। निष्पादन आयु को हम बोलते हैं परफॉर्मेंस एज, पी ए। क्लियर? अच्छा, जिस प्रकार से हम लोग बालक की बुद्धि लब्धि निकालते हैं, जिस प्रकार से निष्पादन लब्धि निकालते हैं, उसी प्रकार से अगली लिखो शैक्षिक लब्धि। इसको हम लोग बोलेंगे एजुकेशनल कॉन्सेंट। ये पढ़ाई लिखाई की होती है। एजुकेशनल कॉन्सेंट, एजुकेशनल बता सके कोई मुझे सूत्र इसका? शैक्षिक आयु बटा वास्तविक आयु। बालक ने कितने कहां तक की पढ़ाई लिखाई कर ली है, कितने के जानता है। बाकी तो रीजनिंग के होते हैं आईक्यू में, तो इसमें किसके होंगे? पढ़ाई लिखाई के। तो ये हो जाएगी एजुकेशनल एज बटा क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। एजुकेशनल एज बटा क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। चीज समझ पा रहे हैं ना? तो फिर अब की बार अपनी मर्जी से ही करना। अच्छा, जिस प्रकार से बुद्धि लब्धि निकालते हैं उस प्रकार से सांवेगिक लब्धि भी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सांवेगिक लब्धि। और सांवेगिक लब्धि को इंग्लिश में बोलते हैं इमोशनल कॉन्सेंट, मतलब ई ए। ये इमोशनल कॉन्सेंट, ई ए शॉर्ट में, ई क्यू, ई क्यू, इमोशनल कॉन्सेंट। सांवेगिक लब्धि। और इसमें बताओ क्या लिखेंगे सूत्र? संवेगात्मक आयु बटा वास्तविक आयु, संवेगात्मक बटा वास्तविक आयु, मतलब इमोशनल एज बटा क्रोनोलॉजिकल एज। इमोशनल एज बटा क्रोनोलॉजिकल एज। हो गया? अच्छा, एक तो अपने आप ही निकालोगे आप। इसी प्रकार से हम लोग निकालते हैं शारीरिक लब्धि, शारीरिक लब्धि, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल कॉन्सेंट, पी क्यू। फिजिकल कॉन्सेंट। पी क्यू कैसे निकालेंगे? शारीरिक आयु बटा वास्तविक आयु। कई लोग होते 50 साल के हैं, दिखते 40 साल के हैं। कई लोग होते 50 साल के हैं, दिखते 60 साल के हैं। तो फिजिकल एज अलग होती है ना उनकी, वास्तविक एज अलग होती है। हाँ, हो गया। अब हेडिंग लगाओ अलग से, संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस। छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा कॉन्सेप्ट है, एक है। और ये आपका बुद्धि का अंतिम कॉन्सेप्ट है, संवेगात्मक बुद्धि।
संवेगात्मक बुद्धि मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस अब एक कहानी सुनो मुझसे। ये जो चांद चांद कह के तुझे सर पे चढ़ाते हैं अरे मैं ये संवेगात्मक बुद्धि जो होती है इसकी बात कर रहा था। देखो दुनिया में पहली बार ये संवेगात्मक बुद्धि क्या होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस। अब तक हमने बुद्धि जानी थी, बुद्धि लब्धि जानी थी, लेकिन संवेगात्मक बुद्धि क्या होती है, भावनात्मक बुद्धि क्या होती है, भावात्मक बुद्धि क्या होती है, इसको सबसे पहले अपने को बताया था अमेरिका के दो मनोवैज्ञानिक हैं। एक का नाम है पीटर सेलोवी और दूसरे का नाम है जॉन मेयर। वेरी गुड। एक का नाम पीटर सेलोवी और दूसरे का नाम क्या है, जॉन मेयर, जिन्होंने पहली बार अपने को बताया कि संवेगात्मक बुद्धि नाम की भी कोई चीज होती है। क्या बता सकते हो कब बताया? क्या बता सकते हो मुझे कब बताया है? 1885 में तो पहली बार आया बुद्धि। अच्छा ये ना, ये मैं जन्मा तब बताया, जब मैं पैदा हुआ ना, इधर मैं पैदा हो रहा था और उधर वो संवेगात्मक बुद्धि के ट्वीट कर रहे थे कि संवेगात्मक बुद्धि आ रही है दुनिया में। क्या आ रही है? संवेगात्मक बुद्धि। मैं और संवेगात्मक बुद्धि एक साथ आए। अब बताओ 1970। अरे नहीं जमी क्या? चलो 1972 है, चलो 2009 1990 एज ऑन 6 मार्च 1990 में कॉन्सेप्ट आया। इसका मतलब ये बहुत पुराना नहीं है ना, मेरे जितना पुराना है संवेगात्मक बुद्धि पर। अभी विकास चालू है, डेवलपमेंट चालू है, अध्ययन चालू है, शोध चालू है। आपके पास मौका है। अभी संवेगात्मक बुद्धि के बारे में बहुत कुछ नहीं जान लिया गया है। अभी संवेगात्मक बुद्धि अपनी युवा अवस्था में चल रही है। मैं इसको सही दृष्टिकोण से करूं तो ये बचपन अवस्था में ही चल रही है। अभी संवेगात्मक बुद्धि के बारे में बहुत कुछ नहीं जान लिया गया है। 1990 में पीटर सेलोवी और जॉन मेयर कहते हैं कि दुनिया में एक बुद्धि होती है जिसको संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। आज ऐसे कैसे कहते हैं, ऐसे कैसे मान लें कि संवेगात्मक बुद्धि होती है? इसलिए माना गया क्योंकि इन्होंने एक किताब लिखी और उस पुस्तक का नाम था व्हाट इज EI, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, संवेगात्मक बुद्धि क्या है। इसकी किताब को पढ़ो, मजा आएगा। इसमें लिखा हुआ है संवेगात्मक बुद्धि क्या है। फिर इन्होंने एक किताब और लिख डाली। एक किताब को सराहा गया दुनिया ने, दूसरी और लिख दी और उस किताब का नाम था इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इमोशनल डेवलपमेंट, ED। ठीक है। लेकिन जिस आधुनिक दृष्टिकोण में हम लोग तो अब थोड़ी देर बाद में अब शुरू कर रहे हैं ना, हम लोग जो संवेगात्मक बुद्धि पढ़ने जा रहे हैं, उस संवेगात्मक बुद्धि को, इस संवेगात्मक बुद्धि को शिक्षा के क्षेत्र में लाना, मनोविज्ञान के क्षेत्र में लाना, इसको वर्तमान में प्रसिद्धि दिलाने का काम डेनियल गोलमैन ने किया। किसने किया? डेनियल गोलमैन ने किया।
और इस डेनियल गोलमैन ने भी 2 किताबें लिख डाली। कितनी किताबें लिख डाली? 2 किताबें। एक किताब लिखी संवेगात्मक बुद्धि के साथ कार्य, वर्क ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस, और दूसरी किताब लिखी इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाट वाई इट वाई, मैं भूल गया भाई। अरे बेटर मोर देनर, कहाँ बेटर मोर देनर। हिंदी तो आती है मुझे। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों? क्यों? वाई कैन इट मैटर मोर देन IQ? मोर देन IQ, ठीक है। ये संवेगात्मक बुद्धि क्या है? नहीं, संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों है। ये 2 किताबें लिखने के बाद, ये 2 किताब बहुत बहुत खतरनाक किताबें हैं, इतनी अच्छी किताबें हैं। इसमें ये जो बुद्धि लब्धि संवेगात्मक बुद्धि से महत्वपूर्ण, ये संवेगात्मक बुद्धि उससे महत्वपूर्ण क्यों है, ये जो किताब लिखी है ना, किताब बहुत गजब की है। इसका अभी तक हिंदी वर्जन अपने को नहीं मिलता है यहाँ। मैंने खूब ढूंढने का प्रयास किया, कहीं नहीं मिलता है। इसका हिंदी वर्जन नहीं है अपने यहाँ तक, लेकिन इसका इंग्लिश वर्जन है। उसको आपको हिंदी वर्जन गूगल ट्रांसलेट में करके देखना होगा। तो ये पूरा तो नहीं कर पाया मैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसको करता हूँ मैं। कई बार जब मौका मिलता है ना तो उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। फिर क्या है कि उसको समझना पड़ता है। अब आपको पता है गूगल ट्रांसलेट तो कैसे करेगा? अमेरिकन इंग्लिश है एक तो, और उसको फिर गूगल ट्रांसलेट कैसे करके देगा हमें हिंदी में। तो कोशिश करता हूँ, लेकिन इसकी किताब चीज़ें बहुत अच्छी लिखी गई है। देखो, इसने इस किताब में एक महत्वपूर्ण बात लिखी है, और वो महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी व्यक्ति की सफलता में, किसी भी व्यक्ति की सफलता में IQ और इमोशनल इंटेलिजेंस दोनों का अनुपात बताया है इसने। इमोशनल इंटेलिजेंस, संवेगात्मक बुद्धि और IQ का। इसने कहा किसी भी व्यक्ति की सफलता में 80% भूमिका किसकी होती है? संवेगात्मक बुद्धि की होती है, और 20% भूमिका किसकी होती है? IQ की होती है। व्यक्ति किसी कार्य में कितना सफल होगा यह उसकी IQ तय नहीं करेगी। यह कह रहा है IQ तो होनी चाहिए, यह बात तो हम मान गए। IQ तो एक जनरल फैक्टर है, G फैक्टर है। IQ तो होना चाहिए, लेकिन IQ होने के बावजूद भी वो व्यक्ति उस कार्य में कितना सफल होगा और कितना सफल नहीं होगा, ये कौन तय करता है? ये उसकी संवेगात्मक बुद्धि तय करती है। मतलब 80% रोल किसका है? जिस व्यक्ति में संवेगात्मक बुद्धि अच्छी है, इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा है, उस व्यक्ति के सफल होने की संभावना अधिक है, और जिसका संवेगात्मक बुद्धि कमजोर है उसके सफल होने की संभावना कम है। और देखिए, मुझे बचाना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। हाँ, आप सहमत हो कि नहीं हो, लेकिन इस गोलमैन ने लिख के दिया कि सामान्यतया पुरुषों की बजाय महिलाओं में संवेगात्मक बुद्धि अधिक होती है। अरे, सामान्यतया पुरुषों की बजाय महिलाओं में संवेगात्मक बुद्धि अधिक होती है, इसलिए अपने जिस भी कार्य में महिलाएं पुरुषों की बजाय अधिक सक्सेस होती है। अब आप कह रहे हो क्यों नहीं होती है? नहीं होती है ना। अब मैं आपको समझाऊं। पुरुषों को जन्म सिद्ध अधिकार मिला हुआ है। मैं भारत की चर्चा करूं ना, यहीं की अपने कल्चर की, जन्म सिद्ध अधिकार मिला हुआ है। बच्चा लड़का होगा ना, वो जब मर्जी होगी ना, जहां पढ़ सकेगा, जहां खेल सकेगा, कूद सकेगा, कुछ भी कर सकेगा। सभी पढ़ सकेंगे, सब पढ़ सकेंगे, सब लोग जो मर्जी होगी ना वो कर सकेंगे। और फिर भी नौकरियों में 50% ही है। महिलाओं पर इतनी सारी पाबंदियां होने के बावजूद पिछले कुछ सालों में महिलाओं को छूट मिलने लगी है। यदि पुरुषों जितनी स्वतंत्रता महिलाओं को दे दी जाए तो 100% नौकरियां महिलाओं के पास चली जाए, पुरुषों के हाथ नहीं लगे। बात केवल आरक्षण से ही नहीं है। जनरल सीट तो आरक्षण नहीं होती है ना। जनरल सीट आज लगभग 80% लड़कियां नौकरी लग रही है। किसी भी मास्टर की वैकेंसी होती है ना, उसमें 80% लड़कियां लगती है।
आज 10वीं 12वीं यूपीएससी आरपीएससी मास्टर किसी का भी रिजल्ट उठा के देख लीजिए, टॉप 10 में टॉप 8 लड़कियां मिलेगी, क्योंकि अब मौका मिलने लगा है, अब तक मौका नहीं था। ये गोलमैन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। हैं? मैं क्या मानता हूं? मैं शुद्ध रूप से ये मानता हूं कि महिलाओं के पास इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा होता है, मैं ये मानता हूं। अब बताऊंगा आगे समयागत में आयु होती क्या है, अभी तो आपको संवेगात्मक बुद्धि के बारे में नहीं बताया मैंने।